हेलो बच्चों, मैं अमित त्रिपाठी एटी की साइंस में आपका स्वागत करता हूं। और आज के हम लोग वीडियो हमने बनाया है जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज बहस करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं और थोड़ा सा खेलते हैं वाव फिजिक्स के साथ। तो वाव फिजिक्स मीन्स ग्लैमरस फिजिक्स। नाउ हियर वी गो फॉर डिस्कशन to score good marks in the examination. So today we have to discuss about, today we have the theme of the video exam shots. exam shots में हम लोग बात करेंगे वेटेज के बेसिस पर बात करेंगे। तो वेटेज में लगभग 22 मार्क्स लेकर के आता है हमारे पास चैप्टर लाइट। तो लाइट पर डिस्कशन होगा। जिस लाइट के चैप्टर में हम लोगों को बात करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपके मटेरियल का हो, ना कि मेरी बकवास का। तो 22 मार्क्स के वेटेज का लेकर के लाइट चैप्टर आ रहा है, जिसमें हमारे पास डिस्कशन का मैटर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या करना है हमें, हमारे पास सबसे पहले बात करनी है मीडियम की। मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए जब कोई मटेरियल हमारे आसपास प्रेजेंट होता है, यानी किसी मटेरियल से होकर के जब एनर्जी ट्रेवल करती है तो उसको हम बोल देते हैं मीडियम। अब ये मीडियम यहाँ पर लाइट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो लाइट क्या हो गई? लाइट एक एनर्जी है जो किसी मटेरियल से पास होगी या फिजिकल मीडियम से पास होगी, तो वो बन जाएगा मीडियम। तो लाइट के ट्रेवलिंग के लिए मीडियम हमारे पास दो कैटेगरी में है। हमारे पास है, एक है डेंसर और एक है रेयरर। डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है? हाई ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम। हाई ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। और ये क्या है? लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम। लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है मॉलिक्यूल्स, मीडियम के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की रुकावट। ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है इसका न्यूमेरिक वैल्यू। हाई ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ज्यादा रुकावट, कम ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कम रुकावट। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू जो ऑप्टिकल डेंसिटी के, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? यूनिटलेस। यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक प्योर रेशियो है। प्योर रेशियो है, इसीलिए प्योर रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब बात करेंगे जब रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन के लिए ये तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। दो टाइप के मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। हाई ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम डेंसर होगा, लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम रेयरर होगा। और ये जो डेंसिटी है, यहां पर रुकावट की बात करते हैं। इस रुकावट का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मीडियम अगेंस्ट द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। और ये ऑप्टिकल डेंसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो यूनिटलेस होता है और एक प्योर रेशियो होता है। अब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन होगा कब? रिफ्रैक्शन होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंट्री करती है तो एक इवेंट हमें देखने को मिलता है और उस इवेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री लाइन, इसका नाम है रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एयर है और यहां पर है ग्लास
और तो ये ग्लास यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एयर खत्म होती है, तो एयर वाला जो मीडियम है और जो ग्लास वाला मीडियम है उसको सेपरेट करती है ये बाउंड्री लाइन। इसी बाउंड्री लाइन का नाम रखा गया है रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, तो मान लेते हैं ये रेरर है और ये है डेंसर, तो अपने डायरेक्शन से, अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। इसी इवेंट को हम बोलते हैं, जाना किधर चाहिए था, इधर जाना चाहिए था लाइट को, क्योंकि जैसा कि रूल है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये लाइट रे अपने ट्रैक से डाइवर्ट हो गई, डेविएट हो गई। डेविएशन ही रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो द इवेंट ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स own path when travels from one transparent to another transparent medium, is रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो ये अपने मीडियम से, अपने ओन ट्रैक से डेविएट हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, यानी अपने रास्ते से भटक जाती है। इस इवेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा इवेंट? सिर्फ लाइट का अपने ट्रैक से डाइवर्ट होना या डेविएट होना, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट चलेगा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम, देन शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगा। और जब लाइट रेरर से डेंसर शिफ्ट होगी या ट्रेवल करेगी तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे यहां पर है, ऐसे जाना था, अब वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। ये तो हो गए इवेंट हो जाता है ऐसा। और हम लोग एंगल देख करके या पाथ को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम रेरर है, कौन सा डेंसर है। देखेंगे इसके कंपैरिजन में नॉर्मल से, ये नॉर्मल की ज्यादा पास है, ये नॉर्मल से ज्यादा दूर है, इसका मतलब दूर वाली रेरर मीडियम और पास वाली डेंसर मीडियम। अब हम क्या करेंगे, बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की। तो रिफ्रैक्शन जब इवेंट होगा तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हैं। वो टर्म्स में क्या क्या है, सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं, ये रहा हमारे पास एक डायग्राम, एक सरफेस, इस पर ये लाइट आती है। आने के बाद जहां पर लाइट आकर के रिफ्रैक्टिंग मीडियम को ज्वाइन करता है, उसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो उसको हम एन डैश ये बन जाएगा नॉर्मल। जो लाइट रे रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस को ज्वाइन करने के लिए आती है वो है इंसिडेंट रे, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइट रे जा रही है, इसको जाना इधर चाहिए था, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे दिखा सकते हैं। जो लाइट रे रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस से दूर जा रही होती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ए डैश। ये बन गया रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे मिलकर के बनाते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये जो पोर्शन है पूरा, इसको हम बोलते हैं
प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला पोर्शन प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स द प्लेन on which normal and refracted ray lie, that is plane of refraction. Normal और incident जहां पर लाई करते हैं उसको बोलते हैं plane of incidence. अब यहां पर जो laws हैं, हम laws की बात करें, laws of refraction, laws of refraction अगर एग्जाम में आता है तो आपको सीधा सीधा पहला लॉ क्या लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद पहला है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन। ये लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिफ्लेक्शन में था। दूसरा लॉ, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant। ये कांस्टेंट होता है फॉर, अब कांस्टेंट किस बात का, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब जो भी मीडियम है, एयर, गैस, वाटर, ग्लास, कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो यानी उस दोनों मीडियम को पेयर बोलेंगे। वो जो भी पेयर होंगे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसके लिए जो एक पेयर दिया जाएगा उसके लिए हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट में कभी n यूज कर लिया जाता है तो लिया जाता है 1n2, या फिर म्यू यूज कर लेते हैं 1μ2, या फिर कभी कभी ईटा यूज कर लेते हैं 1η2। मीनिंग है इसका 1 से रिफ्रैक्ट होगा, सेकंड में जाएगा तो 1μ2। पढ़ते कैसे हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद बात क्लियर हो गई होगी। टाइम कम है अपने पास, वर्क बहुत ज्यादा है, इसलिए स्पीड मेंटेन रखेंगे। अब क्या होगा, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये लाइट रे ऐसे आई नॉर्मल, और ये इधर बेंड हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ए डैश रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एनएम डैश नॉर्मल एंड। हाँ, अब क्या करेंगे, अगर एंगल पता है, ये मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2, तो 1μ2 को हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। अगर फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1 और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2,
तो 1μ2 लिखा जाता है 1μ2 इक्वल v1 अपॉन v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। लेकिन मीनिंग अभी भी वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी सेकेंड मीडियम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। अगर तो ये तो हो गया 1μ2 लाइट की स्पीड के बेस पर, एंगल के बेस पर। अब अगर बात करते हैं इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, देन v1 क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज c। c की वैल्यू कितनी होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड दूसरे मीडियम में यानी कि v2 मान लेते हैं v है, तो म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v, और इसको अब बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। गिवन मीडियम एब्सोल्यूट क्या है, मींस एयर से कंपेयर किया जाए। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपके पास एक लाइट रे है, लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट एंट्री करती है। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये v1, और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड है 5.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा गया सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए फर्स्ट के कंपैरिजन में, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। It means 1μ2 we are asking for, so v1 upon v2 value 2.0 into 10⁸ whole upon 5.0 into 10⁸, दोनों कैंसिल, रेस्ट ऑफ वैल्यू वी हैव 2/5। 2/5 का वैल्यू बता रहा है कि यहां से क्या हो रहा है, ये वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मीनिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब है लाइट से जा रही है रेयर से डेंसर से रेयर, डेंसर से लाइट रेयर में जा रही है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर लेस देन 1 आ रहा है। अब अगर म्यू की वैल्यू यानी कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब रेयर से लाइट डेंसर में एंट्री मार रही है। अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है तो डेंसर से रेयर है, और अगर म्यू की वैल्यू इक्वल 1 है, इट मींस बोथ द मीडियम आर सेम, बोथ द मीडियम आर सेम। ये 3 फैक्टर्स हो गए, एक नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर एंगल के लिए निकाला जाए, क्वेश्चन रख करता हूं, एब्सोल्यूट को कभी कभी हम ऐसा ही बोले, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन कह दिया गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। इसका मीनिंग ये है कि इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मींस द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, कभी कभी इसका मीनिंग भी आता है क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन में मीनिंग आता है कि म्यू इज 3/2, इट मींस म्यू ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इट मींस का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन, तो सपोज इसको मानेंगे v1 अपॉन v2, तो v1 की प्लेस पर c रखना है। अब यहां से देखें, कंपेयर करें कि v कितना आ जाएगा 2/3 और इंटू c। इसका मीनिंग मीडियम में लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में 2/3 टाइम्स है। इसका मीनिंग पूछता है कभी कभी, तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज 2/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर।
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बातें। फिर आते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट। रिवर्सिबिलिटी कहता है, रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है कि व्हेन रिफ्रैक्टेड रे is replaced by incident ray for same point of contact, it travels in opposite direction followed by same track, यानी उसी रास्ते पर लौटेगा। मीनिंग ये एक मीडियम है, ऐसे लाइट आ रही है, नॉर्मल है, ये लाइट रह गई। अब हमने क्या किया, आ रही थी पहले इधर, अब हमने इस लाइट रे को, ये एंगल आई, ये एंगल आर, नॉर्मल एन डैश, ये ओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ए डैश, रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस। अब क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, अब हमने इस लाइट रे को वापस भेजा। वापस भेजने के लिए आप कभी कभी बुक में ऐसा भी कुछ मेंशन है कि प्लेन मिरर रख दिया गया जो मिरर से परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 0। तो 0 है तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पर लौट जाएगा। अब लौटेगा तो सेम पॉइंट ओ पर आएगा। ओ पर आने के बाद देखा जाए कि लाइट इस पाथ से वापस लौटी, यानी इसने कोई दूसरा रास्ता सेलेक्ट नहीं किया। तो इसीलिए बोला गया कि अगर रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दिया जाए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रखा जाए तो लाइट अब अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ को ट्रेवल करते हुए जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट गेट्स रिवर्स्ड व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे इज रिप्लेस्ड बाय द इंसिडेंट रे। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, मींस इस इवेंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मालूम चलता है कि ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2। व्हेन 1 mu2 इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो क्या लिखेंगे, sin I अपॉन sin R, दिस वन। और 2 mu1 यानी जब लौटेगी तब के लिए 2 mu1, तो क्या लिखा जाएगा, sin R अपॉन sin I। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 1 mu2 into 2 mu1 is equal to sin I upon sin R into sin R upon sin I। ये दोनों कैंसिल, the value is 1। 1 means that implies 1 mu2 is equal to 1 upon 2 mu1। ये रिवर्सिबिलिटी से रिलेशन मिला। मीनिंग ये है, कहता है कि जिस मीडियम से लाइट स्टार्ट हुई बीच में ढेर सारे इंटरमीडिएट मीडियम मिलते जाएं और फिर से उस सेम मीडियम में आकर लाइट आ जाए तो फिर सबका प्रोडक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वल होगा, या कह सकते हैं यहां पर कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन सेकेंड वाले से कंपेयर किया जाता है। 1 mu2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 mu1। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या करते हैं, जब कई मीडियम हो जाएंगे, यहां तो हमने 2 मीडियम की कंपेयर कर लिया। अब 2 मीडियम के बाद कंपेयर करने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं कई मीडियम दिए जाएं, 1 दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिए जाएं, चलो 3 दे लेते हैं। तो मीडियम 1 2 3, पहला मीडियम एयर, फिर ग्लास, फिर वाटर और फिर ये एयर आ गया। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं 1 mu2 2 mu3 into 3 mu1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। कैसे होना चाहिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के लिए।
इसको हम लिख सकते हैं 1μ2 इंटू 2μ3 इंटू 1/1μ3। 3μ1 था तो इसको 1μ3 लिख सकते हैं 1 में। इसको जब ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2μ3 कैन बी रिटन एज 1μ3/1μ2। इट मींस थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी हेल्प से हम एक दूसरे के साथ कंपेरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर बात करें 2 क्या था हमारे पास ग्लास और 3 क्या था वाटर। तो यहां पर क्या होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये चीजें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर पूछा जाए वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज म्यू ऑफ वाटर म्यू ऑफ ग्लास। ये वैल्यूज रख सकते हैं आप। ठीक है, ये मल्टीपल मीडिया के लिए है। अब ऐसे ही बात करते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बात करेंगे अगर रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऐसे केस में ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये लाइट रे आई नॉर्मल, अब ये जा रही है रेयर से डेंसर में तो बेंड हो जाएगी, फिर डेंसर से रेयर में अवे आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये R2 और ये हो गया E। इसे हम बोल देंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से मालूम चल रहा है ये एयर है, ये ग्लास है और ये फिर एयर है। रिवर्सिबिलिटी की हेल्प से हम क्या निकालना चाहेंगे कि एयर से ग्लास क्या हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R1 और यहां पर निकालेंगे तो ग्लास टू एयर जा रही है लाइट, क्या हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन E। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल 1 होता है। एयर टू ग्लास इंटू ग्लास टू एयर इक्वल क्या लिखेंगे साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E। अब देखिए ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के, ये दोनों रेक्टेंगल में दोनों फेसेस कैसे हैं पैरेलल। पैरेलल पर जो परपेंडिकुलर होते हैं वो भी कैसे होते हैं पैरेलल। तो एज perpendiculars on parallels are parallel. Are parallel. So क्या होना चाहिए R1 की वैल्यू R2 के इक्वल होनी चाहिए। इंटीरियर अल्टरनेट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स अगर ऐसा है तो R1 और R2 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। इनका प्रोडक्ट 1 क्या होगा साइन I अपॉन साइन R एम्प्लाइज साइन R इक्वल साइन E, that gives R equal E. इसका बट these are alternate exterior, alternate exterior। इसका मीनिंग क्या हुआ that is इंसिडेंट रे
इज ऑलवेज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ये हो गया। अब देखा अगर ये जाए कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है, तो लाइट को इस पाथ पर जाना चाहिए था, वो गई इधर से। तो ये है इमर्जेंट रे एक्चुअल, और ये है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड इमर्जेंट रे और एक्चुअल इमर्जेंट रे, इनके यहां से हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो ये मालूम चल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड टू द एक्चुअल इमर्जेंट रे। इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। किसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड टू द एक्चुअल इमर्जेंट रे इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऐसा ही लिखेंगे हम लोग आंसर में कि the perpendicular distance between expected to the actual emergent ray when the refraction takes place by the rectangular glass slab is known as lateral displacement. Lateral displacement पर factors affecting क्या क्या हो जाएंगे, हम लोग बात करेंगे। factors affecting lateral displacement, यानी lateral displacement की वैल्यू हमें कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्या होगा। तो बात करेंगे अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले ये थिकनेस ऑफ स्लैब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये L की वैल्यू, इसकी वैल्यू को हम लिख देते हैं L। तो ये L की वैल्यू बढ़ेगी अगर थिकनेस बढ़ेगी, I L प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, L प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रे और L प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीन केसेस हो गए, थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और मटेरियल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये तीन फैक्टर्स हो गए। ये तो हो गया हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म बेसिकली है अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम with 3 rectangular surfaces along with triangular क्रॉस सेक्शन, मीनिंग ऐसा एक ये रेक्टेंगुलर और एक ये, इस टाइप से। ये एक ऐसा मीडियम होता है जो, अब इसको हम सामने से देखें तो ऐसा होगा, ये रेक्टेंगल और ये सामने ये नीचे वाला रेक्टेंगल। और बाकी कंडीशन क्या होती है, ये आगे और इसके जस्ट पीछे ये ट्रायंगल जैसा दिखता है, इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म। अब इससे जब रिफ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें होगा ये कंडीशन, ये लाइट रे आएगी, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि अब ग्लास में जा रही है।
अब ग्लास से एयर में जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये हो गया इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल R1, इसका एंगल R2, इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो लिखेंगे द एंगल सबटेंडेड between incident ray produced forward and backward produced इमरजेंट रे रिप्रेजेंट किया था इसको डेल से। अब इन सबके बीच में ये जो एंगल ए है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ये डेल है। यहां पर देखा जाए तो रिलेशन क्या होता है, डेल इज इक्वल टू होता है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इस R1 R2 की वैल्यू A के बराबर होती है, तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। इसके बाद डेल कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको रब करूंगा मैं। इसको रब करने में मालूम चला कि जब इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, ग्राफ बिटवीन I एंड डेल, तो पता चला ये ग्राफ ऐसा बनता है। यहां पर डेल को हमने रिप्रेजेंट किया, यहां पर I, तो पता चला एक लोवेस्ट वैल्यू है ये, इसको हम बोलते हैं डेल M, मिनिमम डेविएशन। ये ओरिजिन, अब मिनिमम डेविएशन है, तो यहां पर हमने देखा कि कब मिला, जब हमने डायग्राम में देखा कि I की वैल्यू जब हमें E के बराबर मिल जाए। इस डायग्राम में जब I की वैल्यू E के बराबर मिल जाए तब हमें जो डेल होता है वो इस प्रिज्म का लोवेस्ट वैल्यू होता है, दैट इज मिनिमम डेविएशन। सो एट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन में क्या होगा, I इक्वल E होगा एंड R1 इक्वल R2 होता है। तो इसका मीनिंग हो गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे निकाल सकते हैं, यहां से देखें। अगर ये R1 R2 दोनों मिलकर के R हो जाते हैं, यानी R1 भी R के बराबर, R2 भी R के बराबर, तो A क्या होता है, R1 प्लस R2 मीन्स R प्लस R, दैट बिकम 2R। तो R निकाल सकते हैं A बाई 2। और I इक्वल E, I इक्वल E इस फॉर्मूले में रख दें, तो डेल क्या बन जाएगा, डेल M इक्वल 2I माइनस A। तो I क्या मिलेगा यहां से, I इक्वल डेल M प्लस A अपॉन 2। I मिल गया, R मिल गया। इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R। इट मीन्स साइन ब्रैकेट डेल M प्लस A
होल बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। ये बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में फैक्टर्स अफेक्टिंग में डेल प्रोपोर्शनल टू आई। देख रहे हैं डेल आई के बराबर कब है? डेल बढ़ रहा है कब? जब इधर बढ़ रहा है। इट मींस ये कब हुआ? डेल्टा मिनिमम के बाद। आई प्रोपोर्शनल तो कब होगा? आफ्टर डेल एम। डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई बिफोर डेल एम, और डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा बढ़ा तो वेवलेंथ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना ही कम डेविएशन। डेल इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ए। जितना प्रिज्म का एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होगा उतना ही डेविएशन ज्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, यानी मटेरियल जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो डेल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन। ये 5 फैक्टर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, थर्ड कलर ऑफ लाइट के लिए, फोर्थ एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए, और फिफ्थ मटेरियल ऑफ प्रिज्म के लिए। ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म हो गया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो एग्जाम शॉर्ट 2 पार्ट। इसमें जल्दी हम आपके लिए आ रहे हैं, आप तुरंत विजिट करिएगा। और हम लोग मिलते हैं एटी की साइंस चैनल में, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वाओ फिजिक्स।